हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 17 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी पंचुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम लेना है। तो बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है, विराम का मतलब होता है रुकना। और जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट हमें चलने के लिए कि कब हमें चलना है, कब हमें चलने के लिए तैयार होना है और कब हमें रुकना है, ये ट्रैफिक लाइट से हमें पता चल जाता है ना। इसी प्रकार से विराम चिन्ह से भी हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य में थोड़ा रुकना है या ज्यादा देर के लिए विराम लेना है या पूर्ण रूप से विराम लेना है। ये वाक्य किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक है या विस्मय आदि बोधक है। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों की मदद से हमें पता चलता है। तो विराम चिन्ह की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम आगे डिटेल में हम संक्षिप्त विस्तार से कुछ विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है जो इसमें दिया गया है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण यानी पूरी तरह, विराम मतलब रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मय आदि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निशा जल्दी सो गई, सारा सामान यहाँ रख दो। अब इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाक्य पूर्ण हो गया है। यदि हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से इसमें कि सारा सामान यहाँ रख दो, उसके बाद पूर्ण विराम लगाया गया है, यानी कि ये वाक्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमें पूर्ण विराम लेना है। अब अगला है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कोमा। इंग्लिश में जैसे कोमा कहते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना, कि थोड़ी देर के लिए विराम लेना। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अब अल्प विराम का प्रयोग कब कब करते हैं, ये नीचे हमें बताया गया है। सबसे पहले है एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए। जैसे माताजी ने बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची आदि खरीदे। तो इसमें सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची, इनको अलग अलग करने के लिए बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब अगला है वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश। छोटे छोटे वाक्यों के अंशों को जोड़ने के लिए बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, गृह कार्य किया और खेलने चली गई। अब इसमें विद्यालय से आकर खाना खाया के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आंधी चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं तथा धूल उड़ रही है। तो इसमें इसके आंधी चल रही है के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मीरा, गौरव, अभिषेक और मनीष मेरे प्रिय मित्र हैं। इनमें अलग अलग करने के लिए इसको अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आगे है समुच्चय बोधक से पहले। अभी हमने समुच्चय बोधक अभी अभी पढ़ा ही था। सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। तो ये परंतु क्या है, समुच्चय बोधक, और इससे पहले हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से वैभव ने परिश्रम तो किया लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। तो इसमें लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक, और इससे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। कथन को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि जो कहा गया है उसे स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे
अध्यापिका ने बताया, उसके बाद अल्पविराम लगाया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कोमल ने पूछा, अल्पविराम लगाया, हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए, मित्रों आओ सब मिलकर खेले। तो मित्रों के बाद किसका प्रयोग किया गया है? अल्पविराम का, थोड़ा सा विराम लेने के लिए। आगे है संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद। संबोधन यानी किसी को बुलाने के लिए, या फिर हाँ या नहीं, इनके बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ पिताजी आने वाले हैं, तो हाँ के बाद अल्पविराम लगाया गया है। अब अगला है अर्धविराम। अर्धविराम यानी सेमीकोलन। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई बड़ा सा वाक्य होता है और उसके बाद उसमें छोटा वाक्य जोड़ना हो, तो बीच में ये अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है, एक बड़ा वाक्य है, और साथ ही में इसको जोड़ने के लिए, छोटा वाक्य जोड़ने के लिए फिर सेमीकोलन यानी अर्धविराम लगाया गया है। सूत से कपड़ा बनता है। अब ये वाक्य पूर्ण हो गया तो पूर्ण विराम लगाया गया है। इसी प्रकार से डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। तो इसमें ही इस छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सभी को पता है कि कौन सा होता है। ये देखिए, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप सभी बहुत भली भांति जानते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए। तो वाक्यों में जहां प्रश्न पूछा जाता है, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आपका विद्यालय कहाँ है, यह कौन खड़ा है, तुम ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। तो ये सभी प्रश्न सूचक वाक्य हैं, तो उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी हैरानी, या जो हमारे हर्ष के भाव होते हैं, आश्चर्य के भाव होते हैं, या घृणा के भाव होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, इसका चिन्ह ये होता है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह। छी, कितनी गंदगी है, तो ये घृणा का भाव है, तो इसके बाद छी के बाद विस्मय आदि लगाया गया है, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाया गया है। कितनी गंदगी है। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने के वाले वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, कभी खुशी का भाव आता है, या कभी हैरानी का, घृणा का, आश्चर्य का, या डर का, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण देखिए। अरे तुमने यह क्या किया, तो इसमें अरे के बाद मतलब कि ये हैरानी है कि अरे, तो इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद हाय, सारी मिठाई गिर गई, तो हाय, इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब है योजक। योजक चिन्ह, योजक का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। ये देखिए, छोटा सा डैश लगा हुआ है। तो तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों, यानी युग्मों मतलब जोड़ों, शब्द युग्मों यानी कि जोड़ों के साथ, जो जोड़े होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार से के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, ये तुलना करने वाले, जैसे थोड़ा सा, छोटा सा, इनके बीच में जो छोटा सा डैश का साइन होता है वो कौन सा होता है, योजक चिन्ह। ठीक है। अब अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसका निशान ये होता है जिसमें एक एक लगे होते हैं ये
इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो किसी भी चीज को उभारने के लिए, उसको अलग से थोड़ा सा दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें दो दो ये लगे हुए हैं इन्वर्टेड कोमास। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जो किसी की बात को हमें ज्यों का त्यों बताना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी हेमंत से बोले, इसके बाद क्या लगाया गया है? अल्प विराम। फिर उनकी दादाजी की बात को वैसे ही बताने के लिए इसको इन्वर्टेड कॉमास यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है कि चलो सुबह की सैर पर चले। ठीक है, और फिर इसके बाद पूर्ण विराम लगा करके कि वाक्य पूर्ण हो गया है और फिर इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगला है लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह का साइन ये वाला होता है, छोटा सा स्मॉल सा जीरो कह लो या सर्कल कह लो। तो ये किसी भी वाक्य को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में दिखाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, जब हम पूरा लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, और जब हम उसको शॉर्ट में यानी छोटे रूप में लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे और इसके आगे ये चिन्ह लगा देंगे, तो इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार से पंडित, प्रश्न, टेलीविजन, उत्तर, प्रोफेसर, इन सब के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने तथा शब्द युग्मों के बीच किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग शब्द, वस्तु, पुस्तक आदि के नामों को उभारने के लिए किया जाता है। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों दिखाने में होता है। और लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।